साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द वेस्टलैंड पोएम है टीएस इलियट की बड़ी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके अपने क्वेश्चंस कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे अपने इस सेशन के अंदर। पहले जो किए हैं सेशन वो अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट और हिस्टोरिकल जो इसकी जो चीजें हैं सारी के सारे क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। मित्रों, हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन से क्या बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने वो पार्ट वेस्टलैंड का नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें। उसका आपको लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपके लिए, तो वो आप जरूर देखें। इसके अलावा अपने सेक्शन वाइज क्या कर रहे हैं, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये गेम ऑफ चेस का आज अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले आप जो फर्स्ट सेक्शन है अपने द बेरियल ऑफ डेड, इसके भी अपने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो शुरुआत करते हैं मित्रों आज अपने एक गेम ऑफ चेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इसमें मित्रों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। मित्रों, ये गेम ऑफ चेस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का भी लिंक मैंने डाल दिया है। मित्रों, आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में द वेस्टलैंड पोएम है, आप बिल्कुल ऐसे चाहते हैं ना कि मेरा कोई एग्जाम में वेस्टलैंड से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि अपने इसमें कंप्लीटली जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं ना सभी का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ मित्रों कि आप अपना छोटा सा टेस्ट दें। आप भी क्या मेरे आंसर बताने से पहले खुद का एज्यूम करें भी ये इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की मित्रों 21 नंबर क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन अपने पार्ट 1 के अंदर कर लिए थे, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीन्स ऑफ द वेस्टलैंड डू वी हैव ए डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सा सीन ऐसा है जिस वेस्टलैंड के अंदर जिसके अंदर स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना वो डिपार्चर हो गई, यानी उसकी विदाई हो गई। स्टैंडर्ड इंग्लिश का वहां यूज नहीं किया गया है। द टाइपिस्ट सीन, द पब सीन, द हयासिंथ गार्डन सीन, द चैपल पेरिलस सीन। तो चैपल पेरिलस सीन भी नहीं है, हयासिंथ भी नहीं है, टाइपिस्ट सीन भी नहीं है। मित्रों, वैसे भी ये सीन है ना जो कटे हैं वो अपने जो गेम ऑफ चेस है उसके अंदर है भी नहीं, और पब सीन है वो गेम ऑफ चेस के अंदर है। तो द पब सीन के अंदर स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश का यूज किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हरी अप प्लीज, इट इज टाइम, दिस लाइन इज स्पोकन बाय। ये लाइन यूज हुई है कि हरी अप प्लीज, कृपया करें, जल्दी करें, अभी टाइम हो गया है। तो ये किसने बोला है? कोकनी वुमेन ने, अल्बर्ट ने, लिल ने, द बारटेंडर ने। तो कोकनी विमेन भी नहीं होगा, अल्बर्ट भी नहीं होगा, लिल भी नहीं होगा। जो बारटेंडर होता है, बारटेंडर मतलब जो किसी बार का वेटर, तो इसके अंदर बारटेंडर भी आ सकता है, पब का वेटर आ सकता है, मेड आ सकती है या गार्ड आ सकता है। कोई भी ऑप्शन आए तो आप इस तरीके से आप ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डीमॉब्ड मीन्स, इस पोएम के अंदर डीमॉब्ड वर्ड का यूज हुआ है, उसका क्या अर्थ है? किल्ड, लिंच्ड, अवार्डेड विद ए मेडल ऑफ ऑनर, रिलीज्ड फ्रॉम द आर्मी। तो किल्ड किसी से मरना तो नहीं है मित्रों। लिंच्ड, जैसे अपने मॉब लिंचिंग का नाम सुना है ना, लिंचिंग अर्थ होता है मित्रों, लिंच्ड का अर्थ कोई सामूहिक रूप से किसी को पकड़कर उसको मारना। और अवार्डेड विद ए मेडल ऑफ ऑनर कि किसी व्यक्ति को क्या है, मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करना, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीमॉब्ड का अर्थ होता है मित्रों आर्मी की सर्विस कंप्लीट करना, ठीक है, उसको रिलीज कर देना आर्मी की सर्विस से। तो बी जो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज डीमॉब्ड इन इलियट द वेस्टलैंड। इनमें से कौन है जो डीमॉब्ड किया गया यानी रिलीज किया गया आर्मी से, ठीक है, आर्मी से मुक्त कर दिया गया है वेस्टलैंड के अंदर? लिल, टाइपिस्ट, क्लर्क और अल्बर्ट। तो लिल भी नहीं है, टाइपिस्ट भी नहीं है, क्लर्क भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट जो क्या है लिल का हस्बैंड है, उसको आर्मी से क्या है छुट्टी मिल गई है या रिलीज हो गया है वो हमेशा के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच करेक्टर इज मेंशन्ड एज बीइंग एडवाइज टू गेट हर टीथ फिक्स्ड। इसमें कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसको एडवाइस दिया जाता है कि वो क्या करे, अपने टीथ है ना वो फिक्स करवा ले, यानी दांतों का सेट लगवा ले? मेरी, लिल, क्लियोपात्रा, ट्रेसियस। तो इसके अंदर ट्रेसियस भी नहीं है, क्लियोपात्रा भी नहीं है, और इसके अंदर मेरी भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा लिल। लिल है, उसको दांतों का सेट लगवाने के लिए एडवाइस दी जाती है मित्रों। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डज लिल लुक ओल्डर देन शी इज। लिल है ना वो ओल्डर क्यों लगती है? उम्र दराज जितनी वो है नहीं उतनी उससे ज्यादा उम्र क्यों लगती है उसकी, वो उम्र दराज क्यों लगती है? वॉर ट्रॉमा,
उसके किसी युद्ध का भय है, ओवरवर्क उसने ज़्यादा काम किया है, चाइल्ड बर्थ एंड ड्रग्स, या उसने जो बच्चे जन्मे हैं या प्रसव है और ड्रग्स है उनके दवाइयों के कारण, या स्टारवेशन भूखमरी के कारण। तो वॉर ट्रॉमा भी नहीं है, ओवरवर्क भी नहीं है और भूखमरी भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके जो बच्चे हैं चाइल्ड बर्थ के कारण, बच्चे जन्मने के कारण और ड्रग्स के कारण क्या वो ओल्डर दिखती है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसके कितने बच्चे थे। ठीक है, जो लिल के अपने बच्चे मेंशन किए, कितने बच्चे मेंशन किए गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट ड्रग इज मेंशन्ड इन रिलेशन टू लिल? लिल के संदर्भ के अंदर कौन सी ड्रग का इसके अंदर मेंशन किया गया है भाई? लोडेनम, एस्पिरिन, अबॉर्शन पिल्स, अल्बर्ट्स पिल्स। तो अल्बर्ट की पिल का यूज नहीं किया गया है, लोडेनम का भी नहीं है, एस्पिरिन का भी नहीं है। क्या हो जाएगा? अबॉर्शन पिल्स, जो गर्भपात की गोलियां है ना, उनका क्या है मेंशन है लिल के संदर्भ में। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पब सीन इज ए कमेंट्री ऑन। जो पब सीन है ना, जो शराब खाने का जो सीन है, उस वो क्या टिप्पणी करता है भाई? पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस एंड सोशल डिके, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, रिलीजियस एपिफेनी। तो पब होता है जहाँ पे अल्कोहल परोसी जाती है, भोजन भी परोसा जाता है, लेकिन अल्कोहल तो वहाँ पे जरूर है। तो अल्कोहल और रिलीजियस का कोई संबंध ही नहीं है। कार्ड दो ऑप्शन। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की कला की अभिव्यक्ति नहीं है। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन भी पब में किसी प्रकार का नहीं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पब सीन है ना, ये क्या टिप्पणी करता है? ये डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, जो घरेलू है ना, जिसके अंदर मातम है, घरेलू उनके जिनके दुख है और सामाजिक रूप से जिनका पतन हो गया है, उनको व्यक्त किया गया है पब सीन के माध्यम से। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ लिल हस्बैंड रिप्रेजेंट? लिल के हस्बैंड का कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, अथॉरिटी, रेबेलियन, इंडिफरेंस, सपोर्ट। यानी लिल के हस्बैंड का क्या करेक्टर है? क्या वो अधिकारवादी व्यक्ति है? तो नहीं है। रेबेलियन, वो विद्रोही है? नहीं है। सपोर्टिव भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनडिफरेंस है मित्रों, वो उदासीन व्यक्ति है। ठीक है, उसे किसी प्रकार की लिल के प्रति तो वो बिल्कुल ही इनडिफरेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम कॉन्ट्रास्ट। पोएम के अंदर तुलना होती है भाई ईस्ट एंड वेस्ट की, पूर्व पश्चिम की, लव एंड डेथ की, सुपरफिशियल ब्यूटी एंड इनर एम्प्टीनेस की, अर्बन एंड रूरल लाइफ की। तो मित्रों इसके अंदर अर्बन और रूरल के किसी प्रकार से कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। रूरल तो किसी प्रकार का इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, अर्बन जो सिटी लाइफ है इसके ऊपर तो पोएम पूरा का पूरा चित्रित करती है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ईस्ट एंड वेस्ट का भी नहीं है, लव एंड डेथ का भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो सुपरफिशियल ब्यूटी है, यानी जो बाहरी सुंदरता है, और आंतरिक जो खालीपन है उनका, आंतरिक रूप से क्या है, वो आध्यात्मिक बैरन है, वो स्पिरिचुअली तरीके से बैरन है, बाहर से वो सुंदर दिख रहे हैं। तो उन दोनों की क्या है, तुलना की गई है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए गेम ऑफ चेस एंड्स ऑन ए नोट ऑफ। एक गेम ऑफ चेस है ना, वो एंड हो जाता है एक नोट के द्वारा। क्या अपने को संदेश देके जाता है? होप, क्लैरिटी, केओस एंड डिसइंटीग्रेशन, रिडेम्पशन। तो किसी प्रकार का आशा गेम ऑफ चेस से नहीं मिलती है, क्लैरिटी भी, स्पष्टता नहीं है, रिडेम्पशन किसी की मुक्ति हो जाना, तो मुक्ति भी नहीं होती है। क्या हो जाता है? केओस एंड डिसइंटीग्रेशन, यानी वो अव्यवस्थित तरीके से जो गेम ऑफ चेस है वो खत्म होता है और किसी प्रकार की उसके अंदर एक रूपता नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मित्रों मेरे को बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए सेशन लेके आता हूं और अच्छी चीजें लाने की कोशिश करता हूं। अपने कोई भी चैनल पे किसी भी प्रकार का वीडियो आप फर्स्ट ग्रेड से संदर्भ में आप देख लो, हमेशा कोई ना कोई वैल्यूबल चीज मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप क्या करते हैं, और टाइम बचाने की तो बड़ी ज्यादा कोशिश करता हूं, अपना सेशन टाइम सेवर होता है हमेशा, लेकिन फिर भी आप इस चीज की आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे दुख होता है कि आप बेनिफिट भी कई स्टूडेंट्स लेते हैं, कई साथी बेनिफिट भी लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो यार इतना तो एहसान फरामोश व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि अब तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फिर। गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, दीज लाइन्स आर बोरोड फ्रॉम। कि गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट, ये जो लास्ट लाइन है पोएम का, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये पोएम की लास्ट लाइन क्या है गेम ऑफ चेस की। तो ये कहाँ से ली गई है? मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड से, मिडल्टन्स वुमेन बिहेवियर वुमेन, हेमलेट, शेक्सपियर और नन ऑफ दीज। तो मित्रों ये लाइन है ना, मेटामॉर्फोसिस से नहीं ली गई है, मिडल्टन के वुमेन बिहेवियर वुमेन से भी नहीं ली गई है, नन ऑफ दीज कट हो गया। सी हेमलेट के जो प्ले है, शेक्सपियर का हेमलेट प्ले है, वहां से ली गई है मित्रों। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीफ्रेन रिपीटेड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर कौन सा रीफ्रेन बार बार क्या रिपीट हुआ है, यानी कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है भाई। व्हाट शैल वी डू टुमारो, व्हाट विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, हरी अप प्लीज इट इज टाइम, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। तो इसमें कौन सा है मित्रों, ए भी कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा, डी भी कट हो जाएगा, सी हरी अप प्लीज इट इज टाइम। ये जो रिफ्रेन है, ये सेंटेंस है, ये बार बार रिपीट हुआ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि ये सेंटेंस कितनी बार अपने रिपीट हुआ है इस पोएम के अंदर। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टी.एस. इलियट यूजेज फ्रेगमेंटेशन टू रिफ्लेक्ट। टी.एस. जो इलियट है, अलग अलग टाइप के छोटे छोटे इल्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, वो क्या यूज करता है, क्या व्यक्त करने के लिए यूज करता है वो। लाइनियर नैरेटिव, स्पिरिचुअल होलनेस, मॉडर्न डिसइंटीग्रेशन, लिटरेरी ट्रेडिशन। तो लाइनियर नैरेटिव होता है मित्रों किसी प्रकार का एक सीधी रेखा के अंदर नैरेटिव यूज करना, तो इसमें मल्टीपल नैरेटिव का यूज है, लाइनियर का है ही नहीं। स्पिरिचुअल होलनेस का इसमें नहीं यूज किया गया है। लिटरेरी ट्रेडिशन, साहित्यिक कोई चीज़ों का यूज नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न डिसइंटीग्रेशन है ना, वर्तमान की जो जिसके अंदर संकीर्णता आ गई है, अलग अलग विखंडित जो समाज है, उसके लिए क्या है यूज किया गया है फ्रेगमेंटेशन को। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज इलियट डेपिक्ट मॉडर्न रिलेशनशिप इन दिस सेक्शन। कि इलियट है ना, इस जो सेक्शन है इसके अंदर आधुनिक जो रिलेशनशिप है उनको किस प्रकार से क्या है व्यक्त करते हैं, डेपिक्ट करते हैं। हार्मोनियस एंड फुलफिलिंग, ये सामंजस्य पूर्वक और संतुष्टि प्रदान करने वाला है। डिस्टेंट एंड इमोशनली स्टेराइल, और वो बहुत ही दूर है और इमोशनली भावनात्मक रूप से वो बंजर है, बांझ है। मोरली गाइडेड, वो नैतिक रूप से गाइडेड है। हेरोइक एंड ट्रेजिक, और वीरता पूर्वक है और ट्रेजिक दुख पूर्वक है। तो मित्रों इसमें मॉडर्न रिलेशनशिप है वो दुख पूर्वक तो जरूर है लेकिन वीरता पूर्वक नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। मोरली गाइडेड बिल्कुल भी नहीं, मोरली तो वो बिल्कुल भी नहीं है, उनका नैतिक पतन हो चुका है, मोरली डिके है वो। और इसके अलावा हार्मोनियस फुलफिलिंग भी नहीं है, एक दूसरे की जो सामंजस्य पूर्वक वो नहीं रहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो साथ रहते हुए बहुत दूर है जो उनकी रिलेशनशिप है। डिस्टेंट है वो मॉडर्न जो वेस्टलैंडर है उनकी, और इमोशनली वो क्या है बिल्कुल बैरन हो गए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। वट रोल डज अल्बर्ट प्ले इन द नैरेटिव। इस नैरेटिव के अंदर, इस कथा के अंदर अल्बर्ट की जो सीन आता है लास्ट वाला पब सीन, उसके अंदर अल्बर्ट का क्या रोल है भाई, क्या रोल प्ले करता है। ए लविंग हस्बैंड, एक लविंग हस्बैंड के रूप में। ए सिंबॉलिक एब्सेंटी, एक प्रतीकात्मक रूप से वो अनुपस्थित है। ए टायरनिकल फिगर, एक टायरनिकल फिगर है वो, तानाशाही व्यक्ति है। और ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो है, दुख पूर्वक व्यक्ति है, हीरो है वो, तो दुख पूर्वक है नहीं, वो टायरनिकल फिगर है ना, तानाशाही वाला, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं गई है। लविंग तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसको अपनी वाइफ है वो सुंदर नहीं लग रही है दांतों की वजह से, तो वो लविंग तो है ही नहीं फिर, ठीक है। और ए सिंबॉलिक एब्सेंटी, देखो अल्बर्ट है ना वो सीधा वहां पे नहीं है ना, वो किसी प्रकार का एड्रेस करता है, बोलता है, उसका सिर्फ सिंबल लिया गया है, वो अनुपस्थित है। और इसमें भी आप ऐसे जो पब सीन है ना, इसमें लिल है ना, लिल भी नहीं बोलती है, लिल की जो सहेली है उसका वो मोनोलॉग है, ठीक है। लिल की सहेली क्या करे, दूसरी एक महिला को, लिल के साथ जो बात हुई है और अल्बर्ट के साथ उसकी जो बातचीत हुई है ना, वो अपनी एक दूसरी सहेली को बता रही है, साइलेंट लिसनर को, तो उसकी सहेली है वो। तो ये जो पार्ट है ना जो पब सीन का, वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है मित्रों। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द सेंट्रल मोटिव इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन का जो मुख्य भाव क्या है भाई, केंद्रीकृत भाव क्या है इस सेक्शन का। एक गेम ऑफ चेस का। फायर एज डिस्ट्रक्शन, की जो आग है उसको विनाश के रूप में बताया गया है। वाटर एज रिबर्थ, जो पानी है उसको रिबर्थ के रूप में बताया गया है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, या कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है। रिलीजियस सेल्वेशन, या धार्मिक रूप से किसी की मुक्ति हो गई है, तो रिलीजियस सेल्वेशन तो इसमें बिल्कुल किसी की मुक्ति नहीं हुई है। फायर डिस्ट्रक्शन भी किसी का नहीं इसमें दिखाया गया है। और वाटर एज रिबर्थ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। इसके अंदर कम्युनिकेशन गैप है, यानी कम्युनिकेशन, इनके एक दूसरे की बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है इनका। ये अपने पत्नी है वो पति से ढंग से बात नहीं करती है, या जो लवर है अपनी जो बिलीव्ड है उससे बात नहीं करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को शो किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज टी.एस. इलियट्स ओवरऑल क्रिटिक इन दिस सेक्शन। कि टी.एस. इलियट की ओवरऑल क्या टिप्पणी है इस सेक्शन के ऊपर, क्या टिप्पणी करते हैं वो। पॉलिटिकल टायरनी, वो एक राजनीतिक रूप से उनकी जो टायरनी तानाशाही वो दिखाते हैं। द डीके ऑफ रोमांटिक एंड सोशल आइडियल्स, तो वो क्या कर रहे हैं,
पतन दिखा रहे हैं रोमांटिक और जो सामाजिक आदर्श है उनका, साइंटिफिक एडवांसमेंट या जो वैज्ञानिक उन्नति है उनकी, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, या नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पे टिप्पणी करते हैं। तो राष्ट्रवाद पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। साइंटिफिक एडवांसमेंट जो वैज्ञानिक उन्नति की बात नहीं की गई है, और राजनीतिक रूप से किसी प्रकार की तानाशाही की बात नहीं की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। इसके अंदर जो प्रेम है ना, ये जो ट्रू लव होता है उसका पतन हो गया है। कोई व्यक्ति ट्रू लव नहीं कर रहा है, और ना ही जो सामाजिक आदर्श है, हमारी जो समाज की जो चीजें पीढ़ियों के द्वारा चली आ रही थी, आइडियल्स आदर्श थे, उन सब का क्या पतन दिखाया गया। पतन मीन्स जो उनका नष्ट होना दिखाया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रेज गुड नाइट बिल, गुड नाइट लो, गुड नाइट मे, गुड नाइट मिमिक्स, ये फ्रेज आई है मित्रों। आपसे पूछा जा सकता है लास्ट लाइन पोएम की, तो पोएम की लास्ट लाइन यही है, ठीक है। गुड नाइट लेडीज, लास्ट में आ जाए गुड नाइट, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होती है गुड नाइट बिल, गुड नाइट लो। ये नकल करती है, किसकी नकल की गई है अभी? शेक्सपियरियन रिदम, शेक्सपियर के लय की नकल की गई है। ललिबलीज एंड फेयरवेल रिचुअल्स, या जो लोरियां हैं और जो विदाई के जो परंपराएं होती है, चीजें होती है, रिचुअल्स होते हैं, उनकी तुलना की गई है। या हाइमन्स की तुलना की गई है। या बिब्लिकल पैराबल्स, या जो अपने बिब्लिकल्स जो बाइबल है उसके जो पैराबल्स कथाएं, उनकी क्या की गई? नकल की गई। तो उनकी नकल नहीं है, हाइमन्स की नकल नहीं है, शेक्सपियर के रिदम की नकल नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नकल की गई। अभी जो लोरियां होती है ना, लोरियां हैं, या फेयरवेल जब किसी को विदाई करते हैं तब क्या है, रिचुअल्स की जाती है ना, उसकी क्या है, नकल की गई है। मित्रों यहाँ पे आयरनी का यूज किया गया है। आयरनी इसलिए है यहाँ पे कि ये टी.एस. इलियट ये बताना चाह रहे हैं इन लाइंस को यूज करके, जैसे अपन गुड नाइट बोलते हैं, जो फेयरवेल करते थे पहले, रिचुअल्स होते थे फेयरवेल के अंदर, गुड नाइट या ऐसे विश किया करते थे। आज के टाइम में लोगों के में सीधा रटा रटा है गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। तो ये क्या सच में मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर, मॉडर्न जो ये वेस्टलैंडर है, क्या ये गुड नाइट यूज कर रहे हैं? तो क्या ये सच में उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोच रहे हैं क्या? ठीक है, उनके जैसे अपना भी कहते हैं, किसी को गुड नाइट कहते हैं, तो क्या व्यक्ति को आप उसके लिए सच में आशीष दे रहे हो उसको? क्या सच में आप अच्छा सोच रहे हो? तो यहाँ पे ये क्या आयरनी है, तब यहाँ पे इस तरीके से उनका नकल की गई है, एक तरीके से मजाक उड़ाई गई है मित्रों। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द गेम ऑफ चेस? इस टाइटल जो गेम ऑफ चेस, इसका क्या महत्व है? इट रेफर्स टू ए लिटरल गेम प्लेड बाय कैरेक्टर। ये रेफर करता है, शाब्दिक जो गेम है ना खेला गया, उस जो करेक्टर्स के द्वारा शाब्दिक बोलकर खेला गया गेम है, उसको रेफर करता है। इट सिंबलाइजेज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये सिंबलाइज करता है जटिलताओं को ह्यूमन रिलेशनशिप के, जो मानव की, मनुष्य की जो रिश्ते हैं उनके अंदर जो जटिलताएं हैं ना, उनको प्रतीक है उसका। इट इज ए मेटाफर फॉर वॉर, और ये क्या है, एक वार का प्रतीक है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स चाइल्डहुड गेम्स, ये चाइल्डहुड के गेम है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो चाइल्डहुड गेम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना ये वॉर का सिंबल है, ना ये शाब्दिक जो गेम खेले जा रहे हैं उनका प्रतीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। सिग्निफिकेंस, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये वर्तमान के अंदर आधुनिक जो व्यक्ति है, ठीक है, मनुष्य है, उनकी जो रिलेशनशिप है ना, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब जो जटिलताएं हैं उनको दर्शाया गया है। तो मित्रों आज अपने कितने क्वेश्चन किए हैं? 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके 20 में से कितने राइट हुए हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे। इसके साथ ही मित्रों अभी ये सीरीज है ना लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मोर पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आप अगले पार्ट का लिंक पर क्लिक करके अगला पार्ट भी देख सकते हैं। मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपके पास आरपीएससी स्कूल लेक्चर का या यूपीएलटी ग्रेड का या वेस्टलैंड जिस आपके कोई एग्जाम में लगती है, तो वो अगर आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर आप शेयर अवश्य कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना मित्रों नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करते हो आप मित्रों तभी मेरा मनोबल बढ़ता है। और एक कमेंट है ना, प्यारा सा कमेंट, चाहे छोटा सा कमेंट करो, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन एक पॉजिटिव कमेंट अगर आप एनर्जी से भरा हुआ कमेंट करते हो तो मैं हमेशा एनर्जेटिक रहूंगा। और उससे क्या आपके लिए आगे भी नई नई चीजें बेनिफिट जो आपको मिल रहा है उस और भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मित्रों यही कहना चाहूंगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए। आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन आगे भी आते रहेंगे। और साथ में मित्रों आप क्या है अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करें। मेहनत है ना मित्रों उसका कोई तोड़ नहीं है। लगातार बस आप पढ़ते जाए और फल की चिंता मत करें। बस आप हमेशा बस एनर्जेटिक रहना है, जोश और जुनून से रहना है। और टारगेट हमेशा क्या रखना चाहिए, एक रखना चाहिए। एक टारगेट लेकर
सारी आशंकाएं, सारी विपत्तियों को हराकर पॉजिटिव और मेडिटेटिव होकर अपने तैयारी में जुटे रहे। आपका सिलेक्शन निश्चित है। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाले जो साथी है उनका मैं स्पेशली क्या उनको मेरी ब्लेसिंग है और गॉड से मैं उनकी सफलता की प्रे करूंगा। तो मित्रों आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, बस लगन से मेहनत से पढ़ते जाएं, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।